वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला विश्व प्रसिद्ध गीत तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, इस गीत के गीतकार संगीतकार माननीय श्री इदरीस निजामी साहब की तरफ से व महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से 22 सितंबर को मुंबई के पाटकर हॉल में आयोजित किया गया आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम के सरपरस्त पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसभा सदस्य माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे और मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए थे। इस कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इनकम टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गीतकार, संगीतकार भी मौजूद रहे। इस कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम में देश के महान कलाकारों ने शिरकत करके जहां अपने अपने बेहतरीन कलाम पेश किया, वहीं फिल्म उमराव जान फेम बेगम साहिबा शाहिदा खान निज़ामी ने मेरे मौला करम हो करम व मंगल भवन व मंगलहारी भजन गाकर इस कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम में समा बांध दिया। उनकी कोयल जैसी सुरीली आवाज़ की गूंज से सभी श्रोतागण भाव विभोर हो गए। श्रोताओं के फरमाइश पर माननीय श्री इदरीस निजामी साहब ने भी अपनी जादुई आवाज़ में इंडिया मेरी जान 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 देशभक्ति की गीत सुनाकर लोगों का दिल जीत लिया। माननीय श्री इदरीस निजामी द्वारा भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के बैनर पर कराया गया यह 1044वां कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सिराजुद्दीन कुरैशी जी, प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन जी को इंडिया मेरी जान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ इनकम टैक्स अधिकारी, पत्रकार, सोशल वर्कर और ख़ासकर अहमदाबाद से आए मशहूर गायक कलाकार अनीस नवाब को भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम देर शाम रात तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बड़े ही शानदार तरीके से चलता रहा। इस कौमी एकता इंडिया मेरी जान कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज के इस इंडिया मेरी जान इस बेहतरीन कार्यक्रम में जो मेरे साथ दिल्ली से पधारे हैं, पता नहीं बम्बई में आप उनकी शख्सियत को समझते हैं या जानते हैं कि नहीं, लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो हमारी दिल्ली की और देश की जो बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, उसके वर्षों से अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेक इंसान है और आपने शायद आज के इस कार्यक्रम में उनको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इससे अच्छा कोई आपको कोई दूसरा गेस्ट नहीं मिल सकता। मैं आपके साथ साथ यहाँ बहुत सारे आपके जो दूसरे अतिथि लोग आए हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, जजेस भी आए हैं, वकील भी आए हैं और भी प्रतिष्ठित एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सभी लोग हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ सबके कुछ एक लोगों के नाम पता लगे, लेकिन अब सबके नाम नहीं पता, इसलिए नाम जो है बिना लिए मैं हृदय से आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने मुझे अपने साथ जो है यहाँ पर शामिल होने का मौका दिया है। और इदरीस निजामी साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं अपने
भाई साहब की तरह शेर व शायरी तो करता नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। उपाध्याय जी की तरह मैं शेर व शायरी भी नहीं जानता, लेकिन मैं शेर का भी प्रेमी हूँ, गज़ल का भी प्रेमी हूँ। और मुझे अभी जब यहाँ था तो याद आया कि 30 साल पहले जब मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था और दिल्ली का उसी साल स्वास्थ्य मंत्री भी बना था, तो मैंने गुलाम अली साहब को, मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, उनको बुलाया था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में। और गुलाम अली साहब का और जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इद्रिस भाई को तो 30 साल पहले मैंने एक बार दिल्ली के अंदर जब मैं मंत्री था तब इनको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने उस समय इनको सुना। आज इनकी बेगम के भी हम फैन हो गए हैं, ये बुरा ना माने तो। और बहुत उच्च कोटि के आपने जो है विचार अपने अपने तरीके से इजहार किए, जितने भी कलाकार अभी तक यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। मैं अभी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को यही कह रहा था कि एक से बढ़कर एक, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो एक के बाद एक आता गया, लगता था ये तो पिछले वाले से भी बेहतर है। इद्रिस भाई बुरा ना मान जाए। लेकिन सच में जितने भी लोग आए और ख़ासकर जो यंग लोग आए, ऐसे तो इद्रिस भाई भी यंग हैं। मैं वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इंडिया मेरी जान के बारे में तो हम लोग बात करेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन आजकल जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसके अंदर जो एक सबसे बड़ा आंदोलन विकसित होकर स्थापित हो चुका है, वो एंटी एजिंग रेवोल्यूशन है। साधारणतः हम समझते हैं कि हमारी उम्र जब बढ़ती है तो हमारा बुढ़ापा आता है और उसके बाद हमको मरना लाजमी है, लेकिन अभी साइंस ये बताती है कि एजिंग भी एक बीमारी है। और जैसे किसी भी बीमारी को इलाज से या बीमारी ना हो उसके लिए सावधानी लेकर हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, उस बीमारी का आगे बढ़ना रोक सकते हैं, उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे ही एजिंग को भी हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अभी जो आज रिसर्च है उसके हिसाब से आने वाले सालों में 125 साल से लेकर और 150 साल तक जिंदा रहने वाले बच्चे, वो सब इस संसार में पैदा हो चुके हैं। क्योंकि जो ये आंदोलन है एंटी एजिंग का, इसके पीछे की जो साइंस है, उसका लाभ उन बच्चों को मिलने वाला है आने वाले सालों में। क्योंकि ये जो साइंस है, इसकी जो पेस है, उसकी जो स्पीड है, वो बहुत तेज़ है। और पिछले समय में बहुत इसका अध्ययन किया, अभी आज ये यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन ये जैसे आपको सबको 80 साल के जवान लगते हैं, आप सब भी ये बात समझ लीजिए कि ये जो नंबर है, किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, ये सिर्फ नंबर है सिर्फ ये। इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, लेकिन असली एज जो है, आपकी असली उम्र जो अपने आप के हाथ में है, वो आपकी बायोलॉजिकल एज है। और वो उल्टा करने के लिए आपकी उम्र नंबर वाली 80 हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल एज अगर आप चाहें तो आपकी 30 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 40 से 50 भी हो सकती है। और उसके लिए 3 ही बातें, चार बातें ज़रूरी हैं। आप कहेंगे कि आज गज़ल के प्रोग्राम में ये क्या कर रहे हैं, लेकिन 80 साल के
80 साल के जवान को देखकर जो है उसके लिए जो ज़रूरी बातें 3-4 हैं, 3-4 बातें ज़रूरी हैं। ईट लेस एक्सरसाइज मोर, यानी कम खाने की आदत डालें, एक्सरसाइज ज़्यादा करने की आदत डालें। अब एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे जिम में जाओ, चाहे योगा करो, चाहे भागो दौड़ो इत्यादि इत्यादि, उस पर डिक्टेट। और खाने में वैसे हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे अल्प भुक्तम बहु भुक्तम, कम खाओ लंबे समय तक जिंदा रहोगे। और मैं समझता हूँ बड़े हर धर्म में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बात कही है। कब खाना, नंबर 1 ये आपको पता होना चाहिए, कितना खाना ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्या खाना ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तीसरी बात हमने कही क्या खाना, वो इसलिए कहा कि अब मेडिकल साइंस में जितना दवाइयों की ताकत है किसी बीमारी को दूर करने की, उतनी ही ताकत आज फूड यानी खाने में है, बीमारी को पैदा करने के लिए भी और बीमारी से लड़ाई लड़के उसको बीट करने की। तो वी हैव टू लर्न टू ईट लेस, एक्सरसाइज मोर, नो व्हाट यू वांट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट। तीसरी बात, रात को पर्याप्त मात्रा में सोना। और चौथी बात जो इन पे सबसे ज़्यादा लागू होती है कि किसी भी किस्म के तनाव को अपने से कोसों दूर रखना, किसी झंझट में नहीं पड़ना, किसी चीज़ के पीछे, चाहे वो पैसा है चाहे कोई भी चीज़ है, उसके लिए ज़बरदस्ती उसकी अंधाधुंध दौड़ में नहीं भागना है। और ये अगर आपने किया तो और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने जो 4 प्रमुख बातें आपके लिए कह दी है।